हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। देखो, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल की तो आइटनरी को लेकर हमारे अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। या तो बात हो बजट की या फिर बात हो मैनेजमेंट की, दोनों को लेकर एक अच्छी प्लानिंग होना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वियतनाम की ट्रिप की और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन एवरी वे पॉसिबल। इनिशियली मेरा वियतनाम का ट्रिप ऑफिशियली 7 दिनों का था, लेकिन सच बताऊं वहाँ जाकर मुझे लगा कि नहीं, ये 7 दिनों में मैं इस ट्रिप को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस इतने स्पेशल थे कि मुझे ये ट्रिप बढ़ाकर 15 दिनों का करना पड़ा। अब देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि 7 दिन वियतनाम के लिए बहुत है, जो कि हो भी सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 10 या 12 दिन का ट्रिप आपको प्लान करना ही चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 10 दिन तो आप ज़रूर रखें। अच्छा, एक और बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मिस्टेक बता देता हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, मैंने भी नहीं करी थी। वो ये कि हम हमेशा रिटर्न फ़्लाइट सेम जगह से ही बुक कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। तो आप वियतनाम को नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ इस तरीके से प्लान कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी ट्रिप शुरू की थी नॉर्थ ऑफ वियतनाम से, हनोई है जो कि वियतनाम की कैपिटल है, और उसके बाद मैं सेंटर में गया दानांग, और उसके बाद मैं गया साउथ ऑफ वियतनाम जो कि हो ची मिन सिटी है, और वहाँ से मैंने कंबोडिया के लिए फ़्लाई किया। चलिए तो डे 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं पहुँच जाता हूँ हनोई, जो कि कैपिटल है वियतनाम की। तो पहले दिन को आप काफ़ी लाइट रखें, कोशिश करें कि आप सिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर करें, तो आप इसके लिए लेक के पास से ही एक सिटी टूर बुक कर सकते हैं। प्लस रात के वक्त आप कोशिश कीजिए कि वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने का, आप मार्केट एंजॉय कीजिए, फूड एक्सप्लोर कीजिए। तो डे 1 आपका इन सब चीज़ों में निकल जाएगा। उसके बाद आप होटल जाके जल्दी सो जाएं, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको प्लान करना है डे 2 के लिए हलोंग बे टूर। हलोंग बे टूर को आप प्री बुक करवा सकते हैं, या फिर आप होटल में भी बात करेंगे तो ईजिली आपको $40 तक ये टूर मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने एक डिटेल आइटनरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट की हुई है, तो आप वहाँ जाके भी मेरी आइटनरी को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद डे 3 और 4 में माई चाओ के लिए रवाना हो गया। सबसे पहले मैंने एक लोकल बस ली और माई चाओ पहुँचते ही मैं राइस फील्ड एक्सप्लोर करने निकल गया। यहाँ पर मैंने एक लोकल केव भी विज़िट करी। ये सारे डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद माई चाओ में दूसरे दिन की शुरुआत मैंने मोटरसाइकिल रेंट करके की, जिसे लेके मैं निकल पड़ा एक फेमस केव को विज़िट करने, जिसका नाम हैंग खो मुआंग था। ये केव बहुत नेचुरल और ब्यूटीफुल थी, और काफ़ी समय इस केव में बिताने के बाद हमें पता चला कि रास्ते में एक और केव है जिसमें 1000 से ज़्यादा स्टेप लेके आप एक और केव तक पहुंचोगे, जिसका नाम हैंग चियाई केव था। ये केव ज़्यादा खास तो नहीं, पर जो सीढ़ियाँ चढ़ के हम गए वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस था। इसके बाद यहाँ से थोड़े ही दूर एक वाटरफॉल था जिसका नाम गो लाओ वाटरफॉल था। उसे विजिट करने के बाद हम बैक टू होटल आ गए। डे 5 और डे 6 मैंने रखा था निन बिन के लिए, तो होटल वालों से बात करके एक प्राइवेट मिनी बस जिसमें 6 लोग बैठ के निन बिन पहुँच गए। निन बिन में मैं आधे दिन के बाद पहुँचा। इसके बाद भी मैंने वहाँ से रेंट में बाइक ली और मैं निकल पड़ा बाय दिन पगोड़ा को विज़िट करने। इसी बीच मुझे पता चला कि यहाँ पर एक और पगोड़ा है जिसका नाम बीच डोंग पगोड़ा है। उसे विज़िट करने में भी गया, पर वह तब तक बंद हो चुका था। इसके बाद थोड़ा सा नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मैं अपने होटल आ गया। डे 6 में मैंने फिर से बाइक उठाई और सवेरे सवेरे मैं निकल पड़ा मुआ केव विज़िट करने, और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर केव्स था। इसकी डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब क्योंकि निन बिन में ज़्यादातर चीज़ें 5 बजे तक बंद हो जाती है, इसलिए मैं फटाफट से बाइक उठा के त्रांग एंड टूर करने निकल गया। और यकीन मानिए 4 घंटे की बोट राइड मेरी ज़िंदगी की सबसे अमेजिंग बोट राइड में से एक है। तो इन 2 चीज़ों को करने के बाद डे 6 में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दोबारा से नाइट मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब बारी थी वियतनाम के सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो निन बिन से ओवरनाइट बस लेकर मैं पहुंच गया दानांग, जो कि वियतनाम का सेंटर है। अब यहाँ पे अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से आप फ़्लाइट और बस के बीच चूज़ कर सकते हो। तो निन बिन से ये स्लीपिंग बस मुझे लगभग 1500 की पड़ी और मैं डे 7 में पहुँच गया था दानांग। तो दानांग पहुंचते ही मैंने वहां के खूबसूरत बीचेस को एक्सप्लोर किया। उसके बाद शाम के समय मैंने एक वाटर फेस्टिवल यहां पे एंजॉय किया, और फिर मैं निकल पड़ा ड्रैगन ब्रिज में शो देखने। दानांग में ज़्यादा समय ना होने के कारण मैं मार्बल माउंटेन नहीं विजिट कर पाया। तो डे 8 की शुरुआत मैंने फिर से करी बाइक रेंट करके। बाइक लेते ही मैं निकल पड़ा ह्यू के लिए, जो कि दानांग से 130 किलोमीटर दूर है।
और यकीन मानिए ये राइड आपको बाइक से ही करनी चाहिए क्योंकि बीच के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं हर जगह पे बाइक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाइक मुझे सबसे ज़्यादा चीपेस्ट और कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लगा। दनांग से हुए का रास्ता इतना खूबसूरत था, पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत थी कि मुझे वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा, इसलिए हुए पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ी शाम हो गई थी। लेकिन पहुँचते ही बाइक उठा के फिर मैं निकल पड़ा इम्पीरियल सिटी, जो कि सीटाडेल नाम से फेमस है, उसको विज़िट करने। इम्पीरियल सिटी में भी 5 बजे तक ही एंट्री अलाउड थी, इस वजह से मुझे बाहर से ही इसे एक्सप्लोर करना पड़ा। इस सीटाडेल के आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसी दिन शाम को मैंने हुए की नाइट लाइफ भी एंजॉय करी। डे 9 और डे 10 को मैंने रखा था होय एन के लिए, जो कि दनांग से सिर्फ 45 मिनट की राइड पे था। होय एन को एक्सप्लोर करने का ज़्यादातर समय रात का होता है, इसलिए डे 9 पे मेरे पास सुबह से शाम तक का टाइम था। तो होय से सुबह उठ के मैं सबसे पहले एक लोकल पगोड़ा विजिट करने चला गया और हमने होटल से ही एक अबैंडन्ड ड्रैगन वाटर पार्क के बारे में पूछा था, तो उसे विजिट करने के लिए भी, जो कि ऑन द वे टू दनांग था, हम वहाँ भी चले गए। और दनांग रीच करने के बाद हम सीधा चले जाते हैं होय एन के लिए। होय एन एक बहुत खूबसूरत प्लेस है जहाँ पे आपको हर तरफ मार्केट और लैंटेन्स देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ के लिए 2 दिन ज़रूर रखने चाहिए। होय एन में आपको मिलेगी एक रिच हिस्ट्री, रोमांटिक वाइब्स, क्लीन बीचेस और कुछ हिल्स, और यहाँ पे एक बहुत फेमस बोट राइड्स भी कराई जाती है, जो कि मैंने मिस कर दी थी। तो इन सब एक्टिविटीज़ के बीच में आपके 2 दिन कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, इसलिए होय एन के लिए 2 दिन मिनिमम ज़रूर रखें। तो 2 दिन होय एन में बिताने के बाद 10वें दिन मैं निकल पड़ा था हो ची मिन सिटी के लिए। तो मैंने एक ग्रैब टैक्सी कराई जो आपको होय एन से दनांग एयरपोर्ट तक छोड़ देगी, और वहाँ से मैं फ़्लाइट लेके हो ची मिन पहुँच गया। दोस्तों, इन सारी आइटनरी को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको होय एन में 2 दिन नहीं बिताने हैं तो आप उस डेज़ को कम कर सकते हो, या फिर आपको माई चाओ में दिन नहीं बिताने हैं तो आप उसको भी कम कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो डे 10 और डे 11 मैंने कम्प्लीटली रखा था हो ची मिन सिटी के लिए। सो हो ची मिन इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ वियतनाम, और यह आपको एक बहुत ज़्यादा कमर्शियल वाइब भी देती है। तो अगर आपको एंजॉय करनी है बिग नाइट लाइफ, बिग स्ट्रीट, कमर्शियल बिल्डिंग्स, डिस्को, म्यूज़िक, बार्स, तो हो ची मिन इज़ द प्लेस फॉर यू। हो ची मिन सिटी में आप विजिट कर सकते हो चूची टनल्स और मेकॉन डेल्टा। अब क्योंकि कंबोडिया में एक फ्लोटिंग विलेज विजिट करने वाला था, इसलिए मैंने मेकॉन्ग डेल्टा को विजिट नहीं किया। तो इस तरीके से आप वियतनाम की डे वाइज आइटनरी को फॉलो कर सकते हैं। इन सारी डे वाइज आइटनरी को आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जिसमें सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है बजट। वैसे बजट ब्रेकडाउन को लेके मैं चैनल पे एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि आप छोटे से छोटे खर्चे को भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा कॉस्ट की, जो कि इंडिया से आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ फ़्लाइट की, तो मैंने अपनी फ़्लाइट काफ़ी पहले बुक करा ली थी, इसलिए वो मुझे 15,000 के अंदर इन एंड आउट दोनों मिल गई थी। लेकिन आप कम से कम 20,000 फ़्लाइट के लिए मान के चलिए। इसके बाद बात करूँ इंटरसिटी फ़्लाइट्स की, तो उसके लिए भी आपको 7 से 10,000 रखने चाहिए। तो टोटल ओवरऑल फ़्लाइट का कॉस्ट 30,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ स्टे की, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में रहना प्रेफर करते हैं कि होटल में। इसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका मिक्सअप किया था, कुछ दिन मैं हॉस्टल में रहा और कुछ दिन होटल में। इसको राउंड फिगर में लूँ तो मेरा 500 से 600 रुपये पर डे आया था, जिसमें कई बार मुझे होटल्स में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। तो 10 दिन की ट्रिप के हिसाब से मैं 6,000 रुपये होटल्स का लेके चलता हूँ पर पर्सन। इसके बाद मैं बात करूँ मील्स की, तो यहाँ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि कई होटल्स में मुझे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और कई में बूफे सिस्टम था, तो इसलिए कई बार मैंने मील पे सेव किया है। तो इसको भी मैं 6,000 रुपये 10 दिनों के हिसाब से लेके चलता हूँ। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो इसमें भी आप, जैसे कि मैंने फ़्लाइट्स सिर्फ एक जगह इंटरनल फ़्लाइट ली थी, जो कि मुझे 3,500 रुपये की पड़ी थी। बाकी जगह पे मैंने बस बुक कर ली थी, जो कि मुझे 1000 से 1500 की पड़ी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप फ़्लाइट लेते हो, बस लेते हो, और आप टैक्सी से ट्रैवल करते हो। जैसे कि मैंने बाइक रेंटल बहुत ज़्यादा किया, तो वहाँ पे मैंने अपने काफ़ी पैसे बचाए हैं।
तो ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे हिसाब से जो मेरी आइटनरी में था वो 5,000 रुपये सफिशिएंट था। अब एक्टिविटीज़ डिपेंड होती है पर पर्सन कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ इनरोल करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे हेलॉन्ग बे करना था तो उसमें मेरे थोड़े पैसे लगे, लेकिन वहीं बाना हिल्स की नंबर आते हुए मुझे वो वर्थ नहीं लगा तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेसेस पे आप अलग अलग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग स्पेंड कर सकते हैं। तो मोटा मोटा 10,000 रुपये एक्टिविटीज़ का आप मान के चलिए। और अदर्स खर्चे जैसे कि सिम वगैरह या फिर कुछ छोटी मोटी शॉपिंग, ये भी आप पे डिपेंड करता है आप कितना ख़रीदना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। मेरा यहाँ पे 2,000 रुपये में ये सब हो गया था। तो ओवरऑल 50 से 70,000 रुपये के अंदर आप ये ट्रिप आराम से कर सकेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड जर्नी।